हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक और ये टॉपिक है बेटा क्लास 12 का इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, जिसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पता है कि देयर आर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड जीरो ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 18 इतने सारे हैं। तो हम क्लास 11th में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये चूंकि क्लास 12 का है तो ग्रुप नंबर 15 जिसे हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। अगर हम इसके पहले ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे बेटा नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। और इस नाइट्रोजन के पहले ग्रुप नंबर 13, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 जो क्लास 11th में आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 13 में क्या था बेटा, ग्रुप नंबर 14 में क्या था, इसको हम ग्रुप नंबर 3rd A और इसको 4th A भी कहते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट की बात करें, चूँकि ये आएगा इसलिए आपको जानना होगा। अगर हम ग्रुप 3rd की बात करें तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम। इस ग्रुप नंबर 14 में देखें तो बोरान के बाद आता है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो 5 एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। और इस नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को बेटा हम निकोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पी साइलेंट होता है। ये निकोजेंस का मतलब होता है, ये जिस वर्ड से डिराइव किया गया है उसका मतलब होता है थोड़ा सफोकेटिंग नेचर, तो इसे हम निकोजेंस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे बेटा। तो प्रॉपर्टीज़ यानी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको इसे 2 पार्ट में बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरे पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर हम ये ग्रुप नंबर 13, 14 और ये नाइट्रोजन फैमिली जिसे हमने लिखा हुआ है बेटा क्या कि इट इज 5th A एलिमेंट, ये क्या होगा, ये 5th A एलिमेंट कहेंगे, ग्रुप नंबर 15 कहेंगे या नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट कहेंगे। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा तो 7, 15, 33 और 51 और 83। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इस एटॉमिक नंबर के बेस पे सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जानेंगे। और इधर से अब हमने इसको हटा देना है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, एक ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। क्यों हटा देंगे, चलिए भी जरूरत पड़ेगा तो इससे भी कुछ हमको रिलेट करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को। अगर हम सबसे पहले बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम सेल वाइज करें तो 2 and 5 जिसे कहते हैं बोरबरी का रूल, और इसका होगा बेटा 2, 8, 5, इसका होगा 2, 8, 18 और 5, इसका होगा 2, 8, 18, 18, 18, 36, 10, 46 और इसमें 5 ऐड करेंगे 5 हो गया, 51 हो गया। और इसका होगा बेटा 2, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 10, 18, 18, 32, 60, 10, 70, 8, 78 और 5, 83। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द बोरबरी रूल। अब हम इसको SPDF फॉर्म में अगर करते हैं तो SPDF फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसको भी देखेंगे। एक चीज़ यहाँ से देखने से पता चल रहा बेटा कि ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। आइए देखते हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2
2p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसका करेंगे बेटा, ये देखिए आपने देखा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पहला सेल 1s2, दूसरा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3, फिर इसको करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, ये डी है बेटा, 5s2 और 5p3। नाउ द लास्ट वन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। ठीक है, अब इसके ऊपर का पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। इसके बाद का फिर यहाँ चलेंगे 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p3। ज़रा गौर से देखेंगे बेटा, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके समझ में आ जाए तो आपको कभी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसको हमने सेल वाइज भरा हुआ बेटा, पहला सेल, दूसरा सेल, पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे में दो सब सेल। हमारे पास पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था तो 1s2 कर दिया, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन था तो 2s2, 2p6। वी नो दैट इज s, p, d और f में इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बेटा वो यही होती है, s2, p6, d10 एंड f14। तो यहाँ से हमने देखा कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे तो s में 2 भरेंगे और p में 3, तो 3 और 2 मिलके 5 हो गया। इसमें पहला सेल 1s2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p6 भरा गया बेटा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, 3s2 एंड 3p3। अब देखिए, इसमें पहले सेल में एक सेल होता है, एक सब सेल होता है, दूसरे सेल में बेटा 2 सब सेल होता है, तीसरे सेल में बेटा 3 सब सेल होता है, और 3 या 3 से 4 या 4 से ऊपर जब हम सेल्स की संख्या देखते हैं तो उसमें सब सेल्स की संख्या 4 होती है। यानी पहले सेल में एक सब सेल 1s, दूसरे में 2 सब सेल 2s और 2p, तीसरे में 3s, 3p, 3d, चौथे में 4s, 4p, 4d, 4f, और फोर्थ ऑनवर्ड्स हम कहेंगे कि सब में 4s, 4p, 4d, 4f हो सकता है। इसमें देखते हैं बेटा, अगर हमने पहले सेल में देखा 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 2s2, 2p6, तीसरे में 3 सब सेल 1s2, 3s2, 3p6, 3d10। ध्यान देंगे, चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। हालांकि चौथे सेल में 4 सब सेल हो सकते थे, कौन कौन, 4s, 4p, 4d, 4f, लेकिन s में, p में, d में इलेक्ट्रॉन भरने पे 2, 6, 8 और 10, 18 ये कंप्लीट हो गया बेटा। तो देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू यूज 4f ऑर्बिटल्स या 4f सब सेल्स। फिर पांचों में 5 इलेक्ट्रॉन, 5s2 और 5p6। इसमें बेटा पहले में 1s2, दूसरे में 8 हो गया 2s2, 2p6, तीसरे में 18 हो गया 3s2, 3p6, 3d10, चौथे में देखो बेटा 32 इलेक्ट्रॉन 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14। इसको जब ऐड करोगे s2, p6, d10 एंड f14, तो जब कुल जोड़ोगे बेटा तो 2, 6, 8, 10, 18 और 14, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन पाँचवें सेल में बचा, तो पाँचवें सेल में हमने क्या भरा, 5s2, 5p6, 5d10, और छठे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था तो 6s2 एंड 6p3। तो इस तरह से बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम यह प्राप्त करते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, और इसमें जो p सब सेल है, p सब सेल की स्थिति किसी भी देखिए यहाँ 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा बेटा, इस तरह से बना होगा। यस, अभी फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू द होन्स रूल 3 इलेक्ट्रॉन है।
तो हम ये कह सकते हैं कि यस का जो ये ऑर्बिटल था ये कंप्लीटली फुलफिल है और जो पी का ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड है। तो अभी हम इसका रोल बताएंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ दैट वन, कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे या और भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम कैसे इसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया बेटा। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे अब हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है। इसको यहां से मैं मिटा दे रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है बेटा। अब हम चाहें यहां से इसको मिटा दें क्योंकि वी आर गोइंग टू राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड आई होप यू हैव नोटेड डाउन एंड यू जस्ट गॉट इट, दैट इज इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए, जब उसकी जरूरत होगी तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा। नंबर 1 फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो फिजिकल स्टेट में हम ये देखते हैं नाइट्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। फास्फोरस जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वेपोराइजेबल सॉलिड, वेपोराइजेबल सॉलिड। ठीक है, मतलब ऐसा सॉलिड जो वेपोराइज हो जाता है। और इसके बाद अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें बेटा तो यह क्या हो जाता है, किस फॉर्म में हो जाता है, ये सब के सब सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होता है, ये नॉन मेटलिक फॉर्म में होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलाइड फॉर्म में होते हैं और जो बिस्मथ होता है वो मेटलिक फॉर्म में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज फाउंड इनटू द गैसियस स्टेट, फास्फोरस इज फाउंड इनटू द सॉलिड विच कैन वेपोराइज इजली, और आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होंगे। तो अगर मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर की देखें तो ये दोनों नॉन मेटल, ये दोनों मेटलाइड, और ये क्या हो गया बेटा, मेटल्स के फॉर्म में होते हैं। पहला हो गया बेटा फिजिकल स्टेट। अब हम दूसरी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगा बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। मुझे पता है, आपको भी पता है कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम इधर से इधर चलते हैं तो इनका एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होता है बेटा, धीरे धीरे इधर चलने पर कम होता है और ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होगी बेटा, दैट इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस एलिमेंट्स। प्रीवियस में क्या होता है, ग्रुप नंबर 14 जिसे हम कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कहते हैं। तो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स में हम ये देखेंगे कि इस कार्बन फैमिली की तुलना में इनका जो रेडियस होता है, आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस, वह कम होता है। और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं बेटा तो इनका आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस या दोनों रेडियाई जो होती है वो बढ़ती है। टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होता है और अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये कम होता है। इसका मतलब इनका जो रेडियाई होगा वह कार्बन फैमिली के एलिमेंट से कम होगा। इज इट? नाउ लेट अस सी। अब तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बेटा, वी नो दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जब हम पीरियड में चलते हैं तो धीरे धीरे इनकी वैल्यू बढ़ती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मच लार्जर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ग्रुप एलिमेंट्स, मींस कार्बन फैमिली एलिमेंट्स। कार्बन फैमिली एलिमेंट्स की तुलना में अगर हम इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो दे आर मच हायर। इससे आगे अगर हम चलेंगे, अगर हम ग्रुप नंबर 16 की बात करें बेटा, तो अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए वो इसकी तुलना में ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि
इसका जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की तुलना में भी ज़्यादा होता है। व्हाट इज द काज बिहाइंड इट? बिकॉज अभी अभी हमने बनाया था कि पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स आर हाफ फील्ड, और हमको पता है कि अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए ड्यू टू द हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर मच हायर इन कंपेरिजन टू द कार्बन फैमिली या इन कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन फैमिली आल्सो। ठीक है बेटा। अब अगर हम चौथी बात करें, नंबर नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात अगर करते हैं बेटा, इसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब सारी चीज़ें आपने ट्रेंड में पढ़ा हुआ है या पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी इसकी तुलना में, इसकी बोले तो ग्रुप नंबर 14, जैसे हम कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कहते हैं, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की तुलना में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब इधर से इधर चलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, धीरे धीरे बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धीरे धीरे बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ शुड बी लार्जर इन कंपैरिजन टू द कार्बन फैमिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीपल बॉन्डिंग की, तो मल्टीपल बॉन्डिंग में नाइट्रोजन इसमें जो होता है बेटा, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन जो होगा वह मल्टीपल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। नाइट्रोजन के पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन बेटा आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रोजन क्या बन गया, पी पाई बॉन्डिंग बनाता है अलॉन्ग विद 1। ये क्या बनाएगा बेटा, पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग, यानी यह मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। इस 3 बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। 1 इज सिग्मा एंड रेस्ट 2 आर पाई बॉन्ड। तो इस पी पाई और पी पाई के बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण यह मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें यह कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेटा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो नाइट्रोजन से फास्फोरस और आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, ध्यान देंगे। और लेकिन इसके बाद आपकी सुविधा के लिए बना दे रहे हैं, इसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर इसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन अगर इसी में हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ये ध्यान रखेंगे, क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम यह इंक्रीज करता है। तो ऊपर से नीचे चलने पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एंटीमनी और बिस्मथ में ये ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ तक घटने लगेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ धीरे धीरे इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में जाने पे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके डेंसिटी की बात करेंगे बेटा। व्हाट इज द डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है ऊपर से नीचे चलने पर इसकी डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि हमको पता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है और अगर हम इसके मेटेलिक कैरेक्टर, डेंसिटी भी बढ़ गया, क्या बन गया बेटा, डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीजेस व्हेन वी आर गोइंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और डेंसिटी के अलावा और क्या हमने बताया, अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा बेटा वो मैंने आपको बता दिया था, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी, और फिर बिस्मथ। ये एलिमेंट को अगर हम कैटेगराइज करें, अभी हमने आपको बताया था कि दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल। क्या होंगे बेटा, दे नॉन मेटल्स। ये क्या होंगे, मेटलॉइड्स, और ये क्या होगा बेटा, मेटल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं
कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होगा, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलाइड होगा और बिस्मथ जो होगा वो मेटल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब हम इसके अनदर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और लास्ट प्रॉपर्टी जिसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होगा बेटा? हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ये देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? हमें अगर नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए या नाइट्रोजन को ले लिया जाए, जितने भी एलिमेंट हैं दे ऑल आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, सबके आउटर मोस्ट सेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो इनका जो टेंडेंसी होगा वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो अब हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या करेगा बेटा? नाइट्रोजन जो होगा वह 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो नाइट्राइड बनाता है। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के फास्फाइड बनाता है। लेकिन नीचे के जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं दे आर फॉर्मिंग AS, एंटीमनी और बिस्मथ। ये क्या बनाते हैं बेटा? +3 और +3। ये जो नाइट्राइट और फास्फाइड बन रहा है, ऊपर से नीचे चलने पर इस आर्सेनिक में थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है -3 बनाने की, बल्कि इसमें और इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा? +5। ये जो कि मेटलाइड है, लेस टेंडेंसी और नो टेंडेंसी टू फॉर्म P-3, ये ध्यान रखेंगे। तो हम इसीलिए कहेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में -3 टेंडेंसी होती है। अब हम ऊपर से नीचे चलेंगे बेटा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5 दोनों हो सकता है। +3 क्यों होगा बेटा और +5 क्यों होगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया, नाइट्रोजन का -3, फास्फाइड का -3 और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ क्या हो गया? +3। हमने यहाँ दिखा दिया +3 और +5 क्यों होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर हम इनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगर हम उसको देखते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होगा? जैसे मान लिया हमने यही दिया 3s2 3p6, हमने क्या लिखा? 3s2 और 3p6। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2 और 3, सॉरी यहाँ हमने 6 लिख दिया, 3p3। इसमें 3s2 3p3। तो आपने देखा कि ये फास्फोरस का था। किसका था? फास्फोरस का था। ये फास्फोरस सामान्य अवस्था में था। ठीक है बेटा? अगर सामान्य अवस्था में हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आएँ, क्या ले लें? एक्साइटेड स्टेट में इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा? ये S वाला हो गया, ये P वाला हो गया और इसके आगे हम बना देंगे मैं SB को थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। ये एंटीमनी का हमने लिखा था, कितना था बेटा? 51। ठीक है। अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। लेट अस सी, ये 3s 3p 3d, तीसरे सेल में बेटा 3 सब सेल, यानी इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। सेकंड में केवल 2s और 2p होता है, इसलिए यहाँ 2d इज नॉट पॉसिबल। इसमें नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी में वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप इसको देखा, यानी इसको एनर्जी दिया, तो इसका यह जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कूद के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया। तो अब इसके पास खाली 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहाँ इसमें 3 थे बेटा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे थे उसको हमने ऐसे बना दिया। ये क्या था? 3s, ये क्या था? 3p और ये क्या था बेटा? 3d। अब इसमें ये देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में अगर हम इसकी बात करें तो इस कंडीशन में वह एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और इस कंडीशन में
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन आउट ऑफ दिस +3 एंड +4 हम ये कहेंगे कि +4 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि यह जब इसको एक्साइट करेंगे या एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यह इसका विरोध करता है। मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट होने का विरोध करता है। इसका मतलब हो गया कि यही जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यही +3 बनाते हैं, विच इज़ द स्टेबल कंडीशन। लेकिन इसको जब आप एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, हालांकि ये संभव है, पॉसिबल है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका विरोध करता है। तो देयरफॉर अगर विरोध करता है तो यही स्टेबल हो गया। और ज़्यादा आपको एनर्जी देनी, ज़बरदस्ती किसी को धक्का मारना है बेटा, तो 5 हो गया। इसका मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो कुल मिला के इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह क्या होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा -3 +3 +5 इतना सारा इसमें पाया जाता है। इसमें एक जो एनॉमलस बिहेवियर होता है नाइट्रोजन का, इस एनॉमलस बिहेवियर के नाते, एनॉमलस बिहेवियर का मतलब होता है बेटा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, और इसमें p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल्स, ये इसके एनॉमलस बिहेवियर हैं। इस एनॉमलस बिहेवियर के कारण नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से क्या करता है बेटा, -3 से +5 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में शो करता है, जिससे मैं अभी एग्जांपल लिख करके बताऊंगा कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5। बाकी एलिमेंट्स -3 शो करेंगे, +3 शो करेंगे, +5 शो करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन अपने यौगिकों में, अपने कंपाउंड में -3 से +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कैसे देखते हैं बेटा, तमाम कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड्स को अगर हम स्टार्ट करें, लिखें, तो मेनी मोर कंपाउंड्स आर देयर। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा N2H4, हमने लिख दिया NH2OH, हमने लिख दिया N2, हमने लिख दिया NO, हमने लिख दिया NO2, हमने लिख दिया N2O, हमने लिख दिया, यहाँ लिख दे रहे हैं HNO2, हमने लिख दिया HNO3, हमने लिख दिया N2O5, मेनी मोर आर देयर। अब इसमें अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा, तो जो +5 वाला इसमें नहीं शो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो लेकिन इसमें अगर आप HNO3 की बात करें, 3 दूनी 6 में से 1 निकाल देंगे बेटा, +5, और यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। और N2H4 में देखेंगे, अगर 2x + 4 = 0, तो x = क्या होगा बेटा, अगर हमें निकालें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2x और +4 = 0, तो x = -2। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इस तरह से हमने देखा सारे कंपाउंड्स में जब हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वी कैन गेट इट वेरी इजली। यहाँ से देखते हैं, अगर इसमें निकालते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पता है, x होता है और +2 हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, ये और ये कट गया, तो दिस इम्प्लाइज x = -1। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया है, यहाँ क्या हो गया बेटा, +4 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2x -2 = 0, तो x = +1, यहाँ इसकी वैल्यू हो गई +1। यहाँ हमने +5 निकाल दिया, यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 +3। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, इस तरह से हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं कि इट कम्स इन कैटेगरी -3 to +5। ये अगर एग्जाम में पूछता व्हाई इट इज़ हैपनिंग, तो कहेंगे इसी के एनॉमलस बिहेवियर के कारण ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़, किसकी, नाइट्रोजन की साइज़ सबसे छोटी होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें p पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है।
इस पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है बेटा, ये मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन ही बनाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, एन डबल बॉन्ड एन, गौर से देखेंगे, इसको तो आपने देख लिया। आइए देखते हैं, अगर हम एन डबल बॉन्ड एन बना रहे हैं बेटा, तो इस एन डबल बॉन्ड एन के कारण इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने के नाते यह क्या होता है, स्टेबल होता है। ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और यह लेस रिएक्टिव होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, या जिसे हम ग्रुप नंबर 15 या 5th ए ग्रुप के एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।